हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। हम डेली 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर एचटेट पीजीटी फिजिक्स से। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं अगर उनको आप अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप 20 से 25 नंबर ईजिली कर लोगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी भी जो बच्चे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं दिखाऊंगी कि कैसे का कैसा सेम क्वेश्चन आपके इस 2022 में पूछा गया था और सेम का सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। वही कंसेप्ट अगर आपने 2022 का पेपर अच्छे से किया होता तो वो 1 नंबर आप जाने ही नहीं देते, है ना। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो भी आप बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक दिन में सब करोगे तो कंसेप्ट से याद नहीं रहेंगे। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा खुद को इम्प्रूव करोगे तो यू गॉट अ लॉट, है ना। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेली अगर आप करोगे तभी आप एवरेज से एक्सीलेंस पे जाओगे, तभी आप कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से गेन कर पाओगे, है ना। तो मेरा फोकस मेन यही है कि आप क्वेश्चंस के की पॉइंट्स को समझ पाओ कि क्वेश्चन कहाँ से आया है और कैसे डील करना है। अगर आप इतना काम भी समझ पाते हो तो लगभग आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच ही जाते हो, है ना। और कैसे क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो कई क्वेश्चंस में मैं आपको बताती भी हूँ कि ये आंसर क्यों नहीं हो रहा, ये आंसर क्यों होगा। कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं, उनका तो रिजल्ट अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से निकाल लोगे, उनको ऐसे एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि यही रीज़न ठीक क्यों है, ये ठीक क्यों नहीं है, तो मैं उनका आपको एनालाइज करवाती हूँ कि ये ठीक क्यों नहीं है, इसमें क्या ऐसा वर्ड है या क्या ऐसा आंसर दिया हुआ है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लगी, और क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है कि यू आर वेटिंग ऑफ माई क्लास, है ना। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है जिसके लिए और मेहनत करने का मन करता है कि कहीं अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहो तो वेरी सजेशंस आर अलाउड। नेक्स्ट इसी वीक से आप शुक्रवार से पहले टॉपिक किया करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया करेंगे। मेरा पूरा फोकस है कि 2 क्लास कम से कम हो, एक प्रीवियस ईयर की, ये तो चलती ही रहेगी प्रीवियस ईयर, साथ में हमारे पास टॉपिक और उसके साथ टॉपिक एनालिसिस, हम बोल सकते हैं कि टॉपिक के साथ क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं वो सब भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें और सजेस्ट जरूर करें। आई एम आल्सो लर्नर, इट इज़ नॉट अ बिग डील, मुझे भी बहुत सीखना है अभी, है ना। तो जितना मैं आपसे सीख पाऊँ, जितनी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, इसलिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियरी फॉर मी आल्सो, है ना। तो आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कैसी वीडियोस और आप देखना चाहते हैं ना, कि मैं आपके लिए कैसी वीडियोस और लेके आऊँ, कैसे क्वेश्चंस आपको डील करवाऊँ, कैसे क्वेश्चंस और बनाने सिखाऊँ, है ना। तो जितना आपका मेरे को मतलब मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी उतना ही बहुत अच्छा रहे ना, उतनी मेहनत ज़्यादा होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिजिक्स विद ममता, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक वेसल है जो कंटेन कर रहा है ऑयल ओवर मरकरी, ठीक है। मतलब एक ऐसा वेसल है जिसमें 2 पार्टीशन है, एक में ऑयल है और एक में मरकरी है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड मरकरी आपको गिवन है। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी है, 0.58 ग्राम पर सीसी, और मरकरी का है 13.6 ग्राम पर सीसी। पर सीसी मतलब क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, है ना, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक होमोजीनियस स्फीयर है जिसमें वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है उस वेसल में, जिसका आधा वॉल्यूम तो किस में इमर्स्ड है, मरकरी में, और आधा किस में है, ऑयल में। तो इस क्वेश्चन से आप स्टेटमेंट कुछ इस तरह से देख सकते हो कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें 2 पार्टीशन में 2 चीज़ें हैं, क्या एक साइड तो ऑयल है और एक साइड क्या है, मरकरी है, और उन दोनों के बीच में एक ऐसे हमारे पास क्या है, होमोजीनियस स्फीयर है जो फिल्ड है, मतलब जिसका आधा वॉल्यूम मरकरी में है और आधा वॉल्यूम किस में है, ऑयल में है। ये क्वेश्चन में उसने कहा है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट इसने पूछा क्या है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ
स्फीयर, जो स्फीयर आप ले रहे हो उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो मेनली ये डेंसिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो देखो सीधी सी बात है, डेंसिटी होती क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास हमें किसी का भी दिया नहीं हुआ है, मान लेती हूँ मैं ये जो होमोजीनियस स्फीयर है ना, इसका मास कितना है mg। अगर ये स्फीयर दो मीडियम के बीच में है तो एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, मतलब डाउनवर्ड जो वेट लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, मास जो इस स्फीयर का है ms, और जो आपके पास एक्सीलरेशन है वो वेट में। ठीक है, मास हमें किसी का भी नहीं दिया हुआ, टर्म क्या दी हुई है, डेंसिटी। तो इसका मतलब इस होमोजीनियस स्फीयर की डेंसिटी अगर मैं रो एम मान लूँ तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा, इंटू वेट। तो वेट ऑफ द स्फीयर कितना लग रहा है, रो एम वी इंटू जी। हमें क्या कहा इसने कि ये टोटल वेट किसके इक्वल है, ये जो टोटल वेट है वो इक्वल है हाफ वेट, हाफ वॉल्यूम किस में, मरकरी में, और हाफ वॉल्यूम किस में, ऑयल में। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू हाफ वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, सेकेंड डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू ये वॉल्यूम किसका है, स्फीयर का, ओवर हाफ इंटू जी। तो जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, मतलब टोटल वेट दोनों के सम के वेट के इक्वल होगा, तो जो टोटल डेंसिटी है स्फीयर की वो किसकी इक्वल होगी, डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय 2 प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय 2, और दोनों की डेंसिटी आपको गिवन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी करेक्ट। क्या कंसेप्ट था, जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने वैसे ही किया कि एक होमोजीनियस स्फीयर है, ऐसे रखा हुआ है, आधा पार्ट उसका मरकरी में है, आधा ऑयल में है। मास का कोई कंसेप्ट दिया ही नहीं, सीधा इसने डेंसिटी की बात की है, तो मास को किस में चेंज करना पड़ेगा, डेंसिटी में। अगर ये आधा आधा वॉल्यूम इंक्लूड है कि आधा वॉल्यूम, इस आधे वॉल्यूम पे कितना वेट लग रहा है और इस आधे वॉल्यूम की वजह से कितना वेट लग रहा है, उस टोटल डेंसिटी को या टोटल वेट को मैंने क्या लिख दिया, वेट ऑफ स्फीयर के इक्वल रख दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक जगलर क्या करता है, थ्रो करता है बॉल्स को इनटू हेयर्स। आपने देखा होगा ऐसे बॉल्स को, एक बॉल यहाँ मिलती है, ऐसे राउंड शेप में नहीं घुमाते हैं, जादूगर जो होते हैं वो जनरली ऐसा करते हैं कि ही थ्रोज वन बाल वेन एवर द प्रीवियस बॉल इज एट हाइट, कि एक दोनों हाथों में एक एक बॉल होती है, एक बाल जब मैक्सिमम हाइट पे होगी तो दूसरी बाल उसके क्या होगी, हाथ में होगी। और हमें पता है जब भी कोई बॉल या कोई भी चीज़ को जब हम मैक्सिमम हाइट पे फेंकते हैं, मान लेते हैं ऐसा कुछ सिनेरियो है, दो बॉल है, ऐसे बॉल नहीं जाती ऐसे ऐसे, हमें ऐसे दिखती है कि ऐसे ये राउंड शेप में जा रही है, ये अगर ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन करिए तो एक बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी, एक बॉल क्या होगी, मिनिमम हाइट पे होगी। मान लेते हैं जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे थी तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0। ठीक है, जब उसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हाउ हाई डू, कितनी हाइट तक बॉल क्या करेगी, रेज करेगी जब वो एन बॉल को हर सेकंड उछालता है। तो पहले हमें पता है कि अगर हमारे पास कितनी है, कैपिटल एन बॉल्स है, यहाँ पे कैपिटल एन कर लेना, कैपिटल एन बॉल्स आपके पास है और उनको वो हर सेकंड में उछाल रहा है, तो एक बॉल को कितने सेकंड में उछालेगा, 1/n सेकंड, है ना, 1/n सेकंड में उछालेगा। अगर n बॉल को वो कितने सेकंड्स में उछाल रहा है, 1 सेकंड में, तो एक बॉल को कितने में उछालेगा, 1/n सेकंड में। हमें पता है कि जब आपकी कोई चीज़ मैक्सिमम हाइट अटेन करती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। u उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जिससे वो डाल रहा है, एट मैक्सिमम हाइट आपकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0। एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है ना, -g, तो इसलिए मैंने इसको -g लिख दिया। टाइम पीरियड कितना है, एक बॉल को ऊपर तक जाने का कितना टाइम ले रही है, वो 1/n। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई, g/n। लेकिन इसने ये नहीं पूछा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसने ये पूछा है कि ये जो बॉल्स है ये मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगी। मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करें, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। तो इसमें आपके पास s क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, u आपको हमने निकाल ली g/n, टाइम पीरियड क्या है 1/n, और 1/2 -g लग रहा है ना, ये डाउनवर्ड आपका एक्सीलरेशन लग रहा है, at² होता है तो यहाँ पे at² लिख लीजिए और a को -g पुट कर देंगे, t का 1/n²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, g/2n²। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है और यही कंसेप्ट है। उसमें उसने बॉल्स की संख्या कुछ अलग दे दी होगी, 2 या 4 दे दी होगी, लेकिन यहाँ पे कितनी है, n बॉल्स। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हो गया कि अगर आपके पास मैं कह दूँ ऐसे 2 बॉल्स है,
और 2 बॉल्स को मैं पर सेकंड में फेंक रही हूँ, तो मेरे को ये बताओ वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगी। तो बॉल क्या है, 2 है, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर g/8, तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगी, g/8। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है कि n बॉल्स के लिए हमने इसको जर्नलाइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटोस्टैटिक से क्या क्वेश्चन है, एक वायर है जिसकी लेंथ है L और जिसको बेंड किया इन अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर कोइल। पहले एक वायर थी जिसकी लेंथ थी L, अब मैंने उस वायर को क्या बना दिया, एक सर्कुलर कोइल। तो इसकी लेंथ अब क्या होगी, जो इस सर्कुलर कोइल की सर्कमफ्रेंस होगी वो, तो L किसके इक्वल हो जाएगा, 2πr। ठीक है, और उसमें क्या है, एक करंट फ्लो कर रहा है I। इस सर्कुलर कोइल में अब क्या करंट फ्लो कर रहा है, I। तो देखो कोई भी सर्कुलर कोइल में जब करंट फ्लो करता है तो वो करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और उसी मैग्नेटिक फील्ड को उसको हमने रख भी किस में दिया है, एक अनदर मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वजह से उस पर क्या लगेगा, टॉर्क। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं और सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे फोर्स नहीं लगता, वहाँ पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो उस टॉर्क की वैल्यू ही उसने पूछी है कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कितना होगा। तो देखो अगर आपके पास क्या है, वायर L है, उसको अगर मैं सर्कुलर कॉइल में बेंड कर रही हूँ तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे इसमें, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, n × 2πr। और टॉर्क क्या होता है, किसी भी सिस्टम का टॉर्क क्या होता है, जो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है इनटू जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है इनटू इन दोनों का एंगल साइन थीटा, m×b होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है कि कितना करंट पर यूनिट एरिया से पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, n सर्कुलर कोइल है, I करंट पास कर रहा है पर यूनिट एरिया, मतलब किसी एरिया A में से, और ये एरिया कौन है, सर्कुलर कोइल। तो मतलब जो m की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, NIA, एरिया ऑफ सर्कुलर कोइल, πr²। B इसने पूछा है मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। इसका मतलब थीटा शुड बी 90। तो हमारे पास साइन थीटा क्या हो गया, 1, तो ये आ गया MB। तो टॉर्क किसके इक्वल आ गया, NI πr² × B, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ गई NI πr² × B, और यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लोगे। R की वैल्यू क्या होगी, L/2nπ, यहाँ पे पुट कर दोगे। जब आप इसको पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। हमने पुट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो L की फॉर्म में है। अगर R की फॉर्म में होते तो सिंपल इतना टॉर्क निकल जाता, राइट था ये। लेकिन अगर हमें L की फॉर्मेशन में लेना होगा तो R को चेंज करना होगा, तभी मैंने इसको इक्वेशन 1 दिया है कि यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो ये आपके पास नेट जो टॉर्क होगा या मैक्सिमम टॉर्क होगा वो क्या होगा, IBL²/4π। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि सर्कुलर कॉइल में जब भी करंट फ्लो करता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से उस पर क्या लगा, टॉर्क लगा, और वो टॉर्क किसके इक्वल होता है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इनटू उसका जो मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको रख रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ये देखो R की वैल्यू को पुट किया और जस्ट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम n = 1, क्योंकि इसने n टर्न्स तो दिए नहीं थे, हमने तो n के लिए निकाल लिया। अगर n की वैल्यू 1 है तो IBL²/4π। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है ये। अगर n का नहीं करना है तो सीधा आप n = शुरू में ही 1 लेके चल लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक करंट है 2 एम्पियर जो फ्लो कर रहा है एक 2 ओम रजिस्टर से। ठीक है, जब उसको एक बैटरी से क्रॉस करते हैं, मान लेते हैं कि एक बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है, एक रजिस्टर लगा दिया 2 ओम का, और एक करंट फ्लो कर रहा है I, और इस बैटरी की पावर नहीं गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस गिवन है। फर्स्ट बात। सेकंड क्या है, ये सेम बैटरी ही सप्लाई कर रही है 0.5 एम्पियर करंट जब रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ। सेम बैटरी का ही एक दूसरा सर्किट बना लेती हूँ जिसमें मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है वो कितना है 9 ओम, और जो करंट है वो कितना है, I = 0.5 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, उस जो आपके पास क्या है बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी से जो करंट पास होता है वो इफेक्टिव वोल्टेज है, वो किसके इक्वल होगी, वो होती है I × R+R। R क्या है, जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है या लोड रेजिस्टेंस है, और जो ये स्मॉल r है ये क्या है, उस बैटरी या उस EMF का, सॉरी उस बैटरी या उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I शुड बी इक्वल टू R+R।
तो दोनों अलग अलग केस के लिए लगा लेंगे। पहले का आई है अगर I1 से और फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 प्लस R इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम बैटरी अप्लाई किया ना, तो दोनों EMF क्या होगी, सेम। तो EMF क्या है, I1 R1 प्लस R इज इक्वल टू I2 R2 प्लस R। R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है 9 ओम, दोनों में करंट गिवन है। R की वैल्यू निकाल लोगे ना यहाँ से, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 ऑफ ओम। वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो इफेक्टिव वोल्टेज है सेल या बैटरी की कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू IR प्लस R, है ना। और अगर ये NH सेल से बनी होती बैटरी तो कैसे लिखते हैं EMF IR प्लस NR, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था 44। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0 एंड इट इज एट x एट t इक्वल टू t, कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की 0 है जब टाइम पीरियड क्या है 0 है, और x है जब आपके पास किया है t है। इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है अल्फा रूट x, ठीक है। मतलब वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ x के। अल्फा कोई भी कांस्टेंट है, तो हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। दोबारा वेलोसिटी ही पूछी है, पहले तो वेलोसिटी दे दी भी ऐसे वो वेरी कर रही है, और फिर कुछ कंडीशंस दे दी कि x 0 है तो t 0 है, और x है अगर आपके पास t टाइम है तो आपको बताओ कि जो वेलोसिटी है फाइनल वो क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है। तो हमें पता है वेलोसिटी गिवन है अल्फा रूट x, तो वेलोसिटी को इन्फॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख सकती हूँ dx/dt। ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कंडीशंस गिवन है ना वो डिस्प्लेसमेंट की गिवन है, तो यहाँ से मेरे को पहले डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। तो इसको इंटीग्रेट कर दो 0 टू x में, तो अगर dx/√x इज इक्वल टू अल्फा 0 टू t इंटू dt, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये क्या बनेगा 2 इंटू रूट ऑफ x, क्योंकि -1/2 है ना, तो -1/2 आएगा, -1/2 प्लस 1, तो ये क्या आएगा 1/2, है ना। तो ये क्या आएगा 2 रूट ऑफ x दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा t प्लस c। पहली कंडीशन क्या थी कि टाइम पीरियड 0 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो उस केस में ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है वो भी क्या होगा 0। इसका मतलब ये आपके पास क्या बनेगा √2 रूट x इज इक्वल टू अल्फा t। तो x डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या होती है dx/dt, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर t बाई 4, मतलब अल्फा स्क्वायर 2 बाई टी, अल्फा स्क्वायर 2 इंटू टी। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, टी के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये आपका आंसर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट ही मान लो कि हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो वेलोसिटी गिवन है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर उसी को डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नया सा क्वेश्चन है, वैसे नया नहीं है अगर आपने मैग्नेट स्टेट्स अच्छे से की है तो। इसमें ये कह रहा है कि अभी तक हम ज़्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल के पढ़ रहे थे, ये एक पहला ही क्वेश्चन आया है मैग्नेटिक डाइपोल का, कम ही पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। लेकिन इस पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ गए मैग्नेटिक डाइपोल से। एक पहला हमने मैग्नेटोस्टैटिक से पढ़ा ना अभी, कितना मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, ये सेकंड क्वेश्चन है उसी से, कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसको एक्टेड अपॉन 2 मैग्नेटिक फील्ड। एक डाइपोल को मैंने 2 मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है 75। एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मैंने 2 मैग्नेटिक फील्ड लगाए, एक B1 और एक B2, इन दोनों के बीच में, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है 75। वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है √2 ऑफ 10⁻⁻² ऑफ t। सेकंड क्या कहता है कि जो डाइपोल है वो क्या अटेन कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि उस पर नेट टॉर्क क्या हो 0। वैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, चेंज उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन फोर्स dF/dx लिखते हैं ना, इक्वल टू 0। तो मतलब फोर्स, चेंज इन फोर्स शुड बी 0। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड या सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में हम किसकी बात करते हैं, टॉर्क की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क की कंडीशन क्या होगी कि नेट टॉर्क शुड बी 0, ठीक है।
अच्छा, इसने कहा है कि ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक एंगल बना रहा है इस मैग्नेटिक डाइपोल से 30। तो मैंने क्या मान लिया, एक जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है वो B1 दिया है, जो इक्वल है √2 ऑफ 10⁻⁻²। और ये B1 उस मैग्नेटिक डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, 30 एंगल बना रहा है। तो ये जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी वैल्यू हमें चाहिए कि कितनी है वो। तो देखो, एक तो हमें दिया हुआ है दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, एक दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल, एक आपको गिवन है कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना वो अटेन कर रहा है ये डाइपोल। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले की वजह से इस पर कितना टॉर्क लग रहा होगा, m B1 साइन थीटा, और सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर कितना टॉर्क लग रहा होगा, m B2 साइन थीटा। तो देखो B1 अगर 30 एंगल बना रहा है, टोटल एंगल कितना है 75, तो B2 इस डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा 45। तो इसका मतलब θ2 एंगल जो B2 बना रहा है वो कितना है 45, θ1 एंगल जो B1 बना रहा है वो कितना है 30। तो मैं लिख सकती हूँ कि नेट टॉर्क इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों टॉर्क क्या है, इक्वल। पहले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है वो इक्वल है किसके, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है उसके। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या होगा, सेम, क्योंकि डाइपोल तो एक ही है ना। तो क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है कि कितना करंट उससे पास कर रहा है, या है ना, पर यूनिट एरिया में से। तो डाइपोल तो सेम ही है, तो m क्या रहेगा, सेम। B1 और B2 डिफरेंट है, θ1 और θ2 भी डिफरेंट है। तो कंडीशन फॉर B2 क्या हो जाएगी, B1 sin θ1 बाय sin θ2। sin θ1 क्या है, sin 30, sin θ2 क्या है, sin 45, और B1 की वैल्यू आपको गिवन है √2 × 10⁻⁻² टेस्ला। तो ये आपके पास B2 की वैल्यू आ जाएगी 0.01 ऑफ टेस्ला। तो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है पढ़ने में, लेकिन सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, कंडीशन भी क्वेश्चन में गिवन है, एंगल भी, कुछ भी आपको नहीं निकालना, सिर्फ आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपने एक बार टॉर्क का फॉर्मूला माइंड में कर लिया कि mb sin थीटा होता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। और इसी फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन आ गए इसी वीडियो में, एक से पहले किया था और एक अब दोबारा हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम मान सकते हैं बैचलर से पूछा गया है, या एमएससी का भी मान सकते हैं, हम एमएससी में भी पोलराइजेशन पढ़ते हैं। ऐसा कि इसमें क्या है, 2 पोलराइड्स गिवन है। पोलराइड्स होते क्या है, जो हमारी पोलराइजेशन एक्सिस को, कोई भी लाइट जो अनपोलराइज या पोलराइज मिल रही है वो कौन बताएगा, पोलराइड जो होते हैं वो उन्हें चेक करके बताता है कि लाइट क्या मिल रही है, पोलराइज मिल रही है या अनपोलराइज मिल रही है। ठीक है, तो जो ये 2 पोलराइड्स है, इनको अगर मैं साथ इस तरह से रखे हुए हैं, इसने मान लेते हैं ये नहीं है शुरू में आपके पास, हमारे पास 2 पोलराइड है, एक फर्स्ट पोलराइड है और एक ये थर्ड पोलराइड है। मैंने क्या किया, एक लाइट इससे पास की। ठीक है, तो ये दोनों पोलराइड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जब भी दोनों, कोई भी 2 पोलराइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, तब हमें कोई भी लाइट नहीं मिलती है। तो इसने देखो कहा भी है कि 2 पोलराइड को मैंने कुछ इस तरह से रखा है कि उनकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसकी वजह से मुझे कोई भी ट्रांसमिट लाइट नहीं मिली। तो मैंने क्या किया, फिर इसकी कंडीशन में चेंज किया। मैंने क्या किया, एक थर्ड पोलराइड इसमें इंसर्ट किया। ये थर्ड पोलराइड है जो मैंने इसके बीच में इंसर्ट किया, जो क्या बना रहा है, 45 एंगल बना रहा है ईच ऑफ अदर एक्सिस। मतलब जो पहले 2 पोलराइड थे ना, उन दोनों के साथ ये जो थर्ड पोलराइड है, ये इसके साथ भी 45 एंगल बना रहा है और इसके साथ भी 45 एंगल बना रहा है। तब मेरे को अब जो लास्ट में लाइट मिलेगी वो कितनी होगी, उसकी इंटेंसिटी इसने पूछी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम एक लॉ यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मेलस, जो किसके इक्वल होता है कि कोई लाइट की इंटेंसिटी जो फाइनल मिलेगी वो किस पे डिपेंड करती है, जो इनिशियल इंटेंसिटी आपने दी है इनटू कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, वो एंगल जो ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ वो पोलराइड बना रहा है। तो देखो फर्स्ट में हमारे पास क्या होता है कि जब मैं कोई भी अनपोलराइज लाइट दूंगी और वो पोलराइड से पास होगी तो हमारे पास कितनी लाइट मिलती है, I0/2। ये क्या होती है कि फर्स्ट, अगर कोई भी अनपोलराइज लाइट फर्स्ट पोलराइड से पास होगी या कोई भी पोलराइड से पास होगी तो हमें एक पोलराइज्ड लाइट मिलती है जिसकी इंटेंसिटी क्या होती है, I0/2। ठीक है, तो पहले पोलराइजर से पास होने पर ये जो I1 मिला ये किसके इक्वल बना,
आई नोट बाई 2 पे। अब मेरी ये सेकंड या थर्ड पोलराइजर बीच में रखा था दो पोलराइजर के, उसके से पास होगी तो कितना बनेगा। तो मैंने बताया था फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई नोट। अब आई नोट क्या है, आई नोट बाई 2, क्योंकि आई 1 हो गया ना, ये इसकी एज अ इनपुट काम करेगी। अब एंगल कितना बन रहा है, कोस स्क्वायर 45। तो ये कोस स्क्वायर 45 कितना होगा, 1/2। इसका मतलब आई नोट बाई 4, ये I2 इंटेंसिटी मिलेगी आई नोट बाई 4। अब ये आई नोट बाई 4 एज अ इंसिडेंट किस पे वर्क करेगी, थर्ड पोलराइज पे। और थर्ड पोलराइज पे भी हमारे पास एंगल कितना है, कोस स्क्वायर 45। अगर ये एंगल चेंज होता तो आपके पास इंटेंसिटी भी चेंज होती। तो ये क्या बन जाएगी, आई नोट बाई 8, क्योंकि 1/2 ये आ गया। तो इसका मतलब सिर्फ इसको ही पूछा है कि कितना फ्रैक्शन होगा। तो आई नोट जितनी आपके पास मिली ओवर इंटेंसिटी, यही होगा फ्रैक्शन, जो किसके इक्वल होगा, 1/2 की पावर क्यूब, दैट शुड बी इक्वल टू 8, 1/8। तो डी होगा इसका ऑप्शन सही। अगर मान लेते ये एंगल लास्ट में 60 कर देता, कि इसके साथ तो 45 एंगल बना रहा है और इसके साथ 60 बना रहा है, तो चेंज हो जाता है ना, ये क्या बनता, आई नोट स्क्वायर बाई 2 कोस स्क्वायर 60। तो फिर कुछ अनदर वैल्यू आपको मिलती, लेकिन यहाँ पे एंगल इसने 45 का है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगी नहीं, ये आज आप पे ही छोड़ूंगी कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करोगे। ये क्वेश्चन हमने एस्टेट पीजीटी 2023 का, अगर मेरे किसी बच्चे ने सॉल्यूशन देखा है, सीरीज़ देखी है वो, तो उसमें मैंने किया था। वो क्वेश्चन भी आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि दो चार्जेस को मैंने प्लेस्ड किया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, +a और -a रिस्पेक्टिवली पोजीशंस पे। फिर इसने कहा कि एक थर्ड चार्ज मैंने रख दिया है वाई एक्सिस पे। तो मुझे बताओ कि इस वाई एक्सिस के जो चार्ज पे ना फोर्स कितना लगेगा। तो मैं अगर इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करूं, तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास दो चार्जेज है, एक है +a पे +q चार्ज, एक है -q चार्ज -a पे। ये एक्स एक्सिस है ना, और ये है मेरे पास वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कोई एक मैंने चार्ज रखा है, कितने डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे। मान लेती हूँ ये वाई डिस्टेंस है और ये क्यू चार्ज है। तो इस क्यू चार्ज पे इस -q की वजह से कितना फोर्स लगेगा और इस +q की वजह से कितना फोर्स लगेगा, वो नेट फोर्स आपको निकालना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इसने 2023 में ऐसे पूछा था। क्वेश्चन सेम है, देखो दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की लोकेशन इक्वल एंड अपोजिट है। अगर मैं मान लूँ ये y इज इक्वल टू ए पे और ये y इज इक्वल टू -a पे है, तो देखो y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू -a। एक थर्ड चार्ज मैंने रखा हुआ है, इसने भी थर्ड चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थर्ड चार्ज रखा। अब इसने थर्ड चार्ज की पहले तो हमें डिस्टेंस दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे केस में क्या दे रखा है, y है ना। सेम ऐसे ही फोर्स लगेंगे +q और -q की चार्ज की वजह से, किस डायरेक्शन में लगेंगे। ये वाला कंसेप्ट और इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। उसमें आपको ये चार्जेस की डिस्टेंस और ये वैल्यूज़ गिवन थी, इसमें वैल्यूज़ नहीं गिवन है, सिर्फ a और y की फॉर्म में पूछ रहा है। तो किस डायरेक्शन में लगेगा नेट फोर्स और कितना लगेगा। एक चीज़ और चेंज है कि उसमें दोनों चार्जेस क्या थे, सेम पॉजिटिव चार्जेस थे। यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये खुद से ट्राई करना है, अगर तुमसे होगा तो वेल एंड गुड कि आपने कुछ सीखा है। और देखो ये कंसेप्ट 2022 में पूछा गया है, सेम ही कंसेप्ट पे सिर्फ वैल्यूज़ दे के आपको 2023 में भी उसने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो देखो प्रीवियस ईयर एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रीवियस ईयर करवाने का सबसे मेन मुद्दा यही था कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सेम स्टेटमेंट तो नहीं देगा ना, वो कंसेप्ट तो वही देगा, कंसेप्ट कहाँ से लेके आएगा। तो कंसेप्ट तो सेम कंसेप्ट है कि दो चार्जेज है, सिर्फ उसने क्या किया, आपकी बार एक्स एक्सिस पे दे दिया, पिछली बार वाई एक्सिस पे थे। अगर आपको उसका मेन थीम याद है कि कैसे फोर्सेस निकालना होता है, कैसे फोर्सेस को कौन कौन से फोर्सेस के कंपोनेंट अप्लाई होंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। आज के लिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, कि ये इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो कि क्वेश्चन, और ईमानदारी से करना, क्योंकि तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना सीख रहे हो।
ये कर सकते हो तुम, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था एक बार उसको पढ़ लो कि कैसे किया है, और फिर दोबारा उससे एनालिसिस से इस क्वेश्चन को डील करके देखो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि प्रीवियस ईयर कितने अच्छे लग रहे हैं आपको, कितने इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इसी के साथ आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कल, मतलब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो कल हम इस पेपर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ये होमवर्क आपको ज़रूर करना है, ठीक है। कमेंट करें कि आपको कैसी क्लास लगी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यून अस, फॉर ट्रस्ट अस, एंड